नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो हमने जो 12th एग्रीकल्चर की स्टार्ट कर रखी थी, तो इससे पहले जो क्लासें हो चुकी है एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल के पेज पे नए व्यूअर्स हो तो एक बार चैनल का पेज विजिट करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना अगर आपने, तो चैनल के पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म होने वाला है जो आपको एक बहुत अलग लेवल की तैयारी करवा सकेगा, एक अलग लेवल अचीवमेंट करवा सकेगा आपकी स्टडी को लेके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि हमने जो 12th एग्रीकल्चर की क्लासेस स्टार्ट कर रखी थी, उसमें एग्रीकल्चर के सिलेबस जो सिलेबस एनालिसिस था, वेटेज था कि कितने नंबर का कौन सा पार्ट है, कितनी यूनिट है, कितने लेसन और कितने लेक्चर में क्लास होगी, वो सारी चीज डिस्कस कर ली थी। उसके बाद में क्लासेस स्टार्ट की थी, तो 3 यूनिट थी। तो यूनिट जो फर्स्ट थी अपनी एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान, उसमें जो 6 पार्ट थे, ठीक है, 6 अध्याय थे यूनिट फर्स्ट में। तो हम अध्याय फर्स्ट की जो क्लास ले रहे थे उसमें 2 क्लासें हो गई है अपनी। कौन कौन सी हो गई है? पहली जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि शस्य विज्ञान क्या है, ठीक है, व्हाट इज एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी है क्या, प्रॉपर एग्रीकल्चर के वे में इसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसको बहुत जीरो लेवल से ऊपर तक, ठीक है। 12th के साथ आपको मैं जेट, आईसीआर, बीएचयू, आगे आप जैसे सुपरवाइजर की वैकेंसी आती है, जो भी प्रिपरेशन करोगे यूजी के लिए जो भी या किसी पोस्ट के लिए, तो उस हिसाब से अच्छी तरीके से बेस्ट मैटर देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने उस हिसाब से जीरो लेवल से ऊपर तक ये चीज देख ली कि थी एग्रोनॉमी क्या है, एग्रोनॉमी का महत्व क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर क्या महत्व है, इसमें इंपोर्टेंस क्या है, इसका स्कोप क्या है, कि ठीक है, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, स्कोप इंपोर्टेंस ऑफ एग्रोनॉमी, और एग्रोनॉमी है क्या, उसकी डेफिनेशन, मीनिंग वगैरह सब। उसके बाद में हमारा जो सेकंड पार्ट आ रहा था इसी में वो था सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी, मृदा उर्वरता और उत्पादकता। इस चैप्टर को मृदा उर्वरता वाले को इतने अच्छे से और इतने जीरो लेवल से बिल्कुल सटीक भाषा में मैंने समझा दिया था आपको। और जिन व्यूअर्स ने नहीं देखा है ना, जिन स्टूडेंटों ने, जिन भाइयों ने मेरे ने अभी तक नहीं देखा है ना, तो इन दोनों क्लासेज का और जो सिलेबस वाली क्लास है उस तीनों का, ठीक है, लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो इस क्लास को देखने से पहले अगर नहीं देखा है तो एक बार जाके देखना, क्योंकि ये क्लास तभी, क्योंकि पढ़ क्या रहे हैं आज, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाला कारक जो सोइल फर्टिलिटी और सोइल प्रोडक्टिविटी है, उसको कौन कौन से कारक जो इंपैक्ट कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, वो चीज पढ़ रहे हैं। तो उससे पहले अपने को ये तो पता होना चाहिए ना मृदा उर्वरता क्या है और उत्पादकता क्या है, मृदा उर्वरता और उत्पादकता। तो हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें मृदा उर्वरता उत्पादकता को बहुत अच्छे से समझा था, जीरो लेवल से ये चीज तक बताई थी कि सोइल क्या होती है, सोइल कंपाउंड्स क्या है, सोइल कंपाउंड्स में कौन कौन से कितनी परसेंटेज में पाए जाते हैं, ठीक है, मृदा उर्वरता क्या होती है, उत्पादकता क्या होती है, दोनों में अंतर देख लिया था, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप होने का चांस रहता है। इसमें ऑक्सीजन कितनी होती है, जो भी गैसें हैं वो सारा मिश्रण, कार्बनिक पदार्थ कितने हैं, ठोस पदार्थ कितने हैं, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से देख लिया था, ठीक है। जो आपके बेसिक क्लासेज होती है स्कूल वाली, उनसे तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट तरीके से, वो नोट्स भी बना लिए थे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैसे 12th वालों के लिए मेरे पास 2 गुड न्यूज है, एक तो मैं आपको क्लास के एंड में देने वाला हूँ, ठीक है, और जो दूसरी है वो ये है कि एग्रोनॉमी का ये अपना पार्ट ये तो चल ही रहा है, तो आपके लास्ट में जो क्रॉप्स है ना, फसलें, वो भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैं बीएससी सेकेंड ईयर की क्लासें लेने वाला हूँ, तो उनके और आपके जो सिलेबस है सेम है। जैसे बाजरे की फसल है, अब आपके पढ़ा रहा हूँ या बीएससी सेकेंड ईयर वालों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बाजरे का नाम, कुल, गुणसूत्र, जो किस्में है वो तो चेंज होने से रही सेम है, होता क्या है थोड़ा लेवल का फर्क पड़ता है। तो अपन वैसे भी अकेली 12th की नहीं पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, जेट, आईसीआर, बीएचयू के लिए भी पढ़ रहे हैं साथ के साथ। अपने को एक साल खराब नहीं करना है, विथ 12th अपने को सीट क्रैक करनी है और अपना जो एडमिशन लेना है, ठीक है, विथ 12th करना है, क्योंकि अपने पास इतना पीछे वो नहीं है, वजन नहीं है कि अपन एक साल 2 साल बाहर रह के तैयारियां करते रहे, ठीक है, जेट, आईसीआर की। तो मेरा मेन मोटिव जो यही है, आपको इतना एक्स्ट्रा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा देने का, या जीरो लेवल से कॉन्सेप्ट्स क्लियर, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने का यही रीजन है कि आपका विथ 12th, तो मैं यही चाहता हूँ, ठीक है, जो भी क्लासेस ले रहा है ना उनका सबका 12th के साथ ही हो, और उसी हिसाब से तैयारी करवाऊंगा आपको एग्रीकल्चर और बायोलॉजी की, ठीक है, बायोलॉजी क्लास से भी मैं ही लूंगा आपकी। रही बात केमिस्ट्री क्लास है, तो केमिस्ट्री की उसको बोला हुआ है भाई को जो अभी आया हुआ है छुट्टियों पे, वैसे वो बताऊं तो बीएचयू से एमबीबीएस कर रहा है, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो अभी छुट्टियों में आया हुआ है। तो वो हो सकता है, उसको बोला हुआ है कि कुछ पूरा तो नहीं करवा पाएगा, बट जो कुछ पार्ट है जो वो करवा जाएगा, ठीक है। तो वो अभी तक पता नहीं कब तक लेगा। बाकी एग्रीकल्चर और बायोलॉजी आपको इतनी अच्छी तैयारी करवाऊंगा कि अगर आप कोचिंग में भी जाओगे ना 12th के बाद, जो बैच होते हैं ना, ठीक है, फ्रेशर बैच जो होते हैं, उनमें जाओगे ना तो सबसे टॉप पे रहोगे आप। सिलेक्शन होना ना होना वो फिर देखेंगे अपन, ठीक है। बाकी मेरा तो यही है, ईश्वर से प्रार्थना भी और मेहनत भी वही करवा रहा हूँ आप, कि आप विथ 12th सीट निकालो, क्योंकि मेरे को पता है एग्रीकल्चर में सब किसानों से, ग्रामीण मध्यम निम्न वर्गीय किसान परिवार से हैं, और वो 4-4 साल बीएससी का इतना लोड, ठीक है, बाहर रह के
जेट ICR की जो कोचिंग है उन्होंने कितना माहौल ख़राब रखा है, कितनी हाई फीस कर रखी है, फैकल्टी के नाम पे है कुछ नहीं उनके पास, ठीक है, मतलब बहुत गंदा माहौल कर रखा है। तो उससे बच सको आप विद 12। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा ना, एक बार जाके वो वीडियोस देख लो। जो 2 गुड न्यूज़ देने वाला था एक क्लास के एंड में दूंगा मैं। तो जो दूसरी गुड न्यूज़ है वो क्लास के एंड में, पहली ये थी कि जो अपना एग्रोनॉमी का ये इधर से तो अध्याय अपने चल ही रहे हैं, ठीक है, लेसन। आज 3rd क्लास है अपनी, लेक्चर नंबर 3rd आज, इससे पहले 2 हो चुकी है, एक सिलेबस वाली। वैसे देखें तो टोटल लेक्चर 12th वाला 4th लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले 3 क्लासेज हमने कर चुके हैं। एक बार देखना जरूर, मेरे कहने से देखना, ठीक है, जो भी मेरे भाई बहन है उनको बोलो। बाकी रही बात आज, तो वो जो क्रॉप्स है ना, उधर से मैं क्रॉप से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उन BSc वालों का भी हो जाएगा और आपका भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उस लेवल से पढ़ाऊंगा कि उन BSc वालों का भी हो जाए और आपके जेट ICR विथ 12th ऐसा कुछ, ठीक है, मिक्स का बिल्कुल अच्छी तरीके से। जो नोट्स वगैरह हैं BSc के, SKN यूनिवर्सिटी जोबनेर के नोट्स है मेरे पास, उनको एक जगह कलेक्ट करके सारा का वो करके फिर पढ़ेंगे। तो आपकी इधर से वो होती रहेगी, 2 क्लास आपको मिलती रहेगी, ठीक है, एक ये एक वो। तो बहुत जल्दी मतलब अपन ये कर लेंगे कंप्लीट। जो दूसरी आपके लिए गुड न्यूज है बहुत ही अच्छी 12th वालों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो दूंगा मैं क्लास के एंड में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो मृदा उर्वरता के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था कि क्या होती है, फर्टिलिटी क्या होती है। शब्द से समझो उर्वरता, ठीक है, कोई मृदा उर्वर है या नहीं, उर्वरता, ठीक है। फर्टिलिटी शब्द से समझना है। जिन्होंने क्लासेस देख ली थी उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, इतनी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। एक बार नहीं 6 बार मैंने समझा है इस चीज को, और बिल्कुल अलग अलग तरीके से समझा है हर बार कि आपको कैसे जैसे समझ में आए, क्योंकि ये फंडामेंटल चीजें BSc MSc तक आपकी ये चीजें आने वाली है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना तो आगे दिक्कत नहीं आने वाली है। तो कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, बार बार कह रहा हूँ, पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके साथ के साथ पढ़ना है। कोई दिक्कत है तो मेरे को कमेंट्स करके बताओ। मोबाइल नंबर दे रखे हैं, चैनल का पेज विजिट करो आप, प्लेलिस्ट में अबाउट में जाओगे तो मोबाइल नंबर आपको मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार की कैसी भी प्रॉब्लम है ना, तो कभी भी जब मन हो ना तब कॉल करो, मैसेज करो, कुछ भी, आपका भाई आपके लिए 24 आवर्स रेडी है, ठीक है। बात करते हैं, एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ कि मृदा उर्वरता क्या होती है और मृदा उत्पादकता क्या होती है, क्योंकि एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे तो आगे का अपने को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मृदा उर्वरता क्या होती है, ठीक है। मृदा उर्वरता की जो मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ, देखोगे सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है कि पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में, पादप वृद्धि के लिए, ये कोई मृदा है, ठीक है, सॉइल है। अब पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाएं, सारी दशाएं अनुकूल है इस पेड़ को बढ़ने के लिए। जो ये मृदा है ना, कितनी मात्रा में, उचित मात्रा में इसको पोषक तत्व है, ठीक है, जो खनिज पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, वो इसको कितनी मात्रा में दे सकती है और इसको कितना अच्छा उगा सकती है इस पौधे को। तो जिसको ये उगाने की, इसको पोषक तत्व देने की जो इसकी क्षमता है, इसकी कैपेसिटी है, उसी क्षमता को क्या बोलते हैं, मृदा उर्वरता बोलते हैं, ठीक है। दोबारा से आप डेफिनेशन सुनोगे कि पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप में, उचित मात्रा में, ठीक है, जो आवश्यक पोषक तत्व है पौधे को उगने के लिए खेत के अंदर, वो खेत वो मृदा है उस खेत की, वह उस पौधे को उगने के लिए, उस फसल को उगने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स सही है, ठीक है, जो मिनरल्स सही है, उनको कितनी मात्रा में दे पा रहा है, उसको कितना अच्छे से उगा पा रहा है, जो कैपेसिटी है ना उसकी, उस पौधे को देने की। सपोज दैट अच्छे से समझना है कि ये पेड़ है अपना, ये सोइल है, ठीक है, अब ये यहाँ पे उग रहा है, इसको उगने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स जो भी चाहिए, जिस भी रूप में चाहिए, उसको ये मृदा कितनी मात्रा में इसको उपलब्ध करवा सकती है। एक होता है कि बिल्कुल नहीं करवा रही तो पेड़ उगेगा ही नहीं अपना, एक है कि बहुत अच्छी मात्रा में इसको अवेलेबल करवा रही है तो बहुत अच्छे ग्रोथ करेगा। तो जो इसको उपलब्ध करवाने की जो इसकी कैपेसिटी है, क्षमता है, वही मृदा उर्वरता कहलाती है। एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ, तीसरी बार, ठीक है, कि मृदा उर्वरता क्या होती है। नोट्स आप साथ के साथ बनाते चलना, किताब में अंडरलाइन, ठीक है। आपकी जो बुक है एग्रीकल्चर की, उसका पेज नंबर 2 पे अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले अपन देख लिए एग्रोनॉमी का इंपॉर्टेंस वगैरह, सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी के बारे में अच्छे से, सॉइल कंपाउंड्स के बारे में अच्छे से देख लिए थे। अब बात कर रहे हैं मृदा उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी। लास्ट बार मैं एक बार और रिवीजन करवा देता हूं आपका कि पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्य रूप में उचित मात्रा तथा उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की जो क्षमता है, इन न्यूट्रिएंट्स को प्रदान करने की जो क्षमता है, वही सॉइल फर्टिलिटी या मृदा उर्वरता कहलाती है। ये तो बात होगी मृदा उर्वरता की। अब इसमें अंतर वगैरह मैंने बता दिया था कि मृदा उर्वरता की जांच तो प्रयोगशाला में होगी, कहाँ पे होगी, ठीक है, सारी चीज। बात करते हैं मृदा उत्पादकता की, प्रोडक्टिविटी। तो शब्द से समझ रहे होंगे कि उत्पादकता किसको बोलते हैं, उत्पादन करने की क्षमता, ठीक है, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। तो इसकी जो डेफिनेशन है कि मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने से है, प्रति हेक्टेयर पैदावार देने से। मृदा उत्पादकता का जो अभिप्राय है यहाँ पे अर्थ है वो किससे है कि एक खेत है 2 हेक्टेयर का, वो प्रति हेक्टेयर 1 हेक्टेयर का है,
कितनी उपज दे रहा है, कितना उत्पादन दे रहा है, कितना प्रोडक्शन दे रहा है, उससे है। किसका? प्रोडक्टिविटी से, ठीक है, मृदा उत्पादकता। और इसकी आकलन किस में करते हैं हम? या तो इसको जो उत्पादन प्राप्त हुआ है एक हेक्टेयर से 70 बोरी, 80 बोरी या 100 बोरी, उनको मंडी में ले जा रहे हैं तो कितने की बिक्री है, या तो उस रुपयों में इसका आकलन कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि कितना क्विंटल अपने को प्राप्त हुआ है। तो इसका जो एवरेज वो करते हैं उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी का जो अपन करते हैं, साधारणतः इसको रुपयों या प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में मापते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी मोटी मोटी इन चीजों की, इनके बारे में डीपली से मैंने बता चुका हूं पहले, ठीक है। ऐसे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी बार बार यही बताता रहा तो। अब बात करते हैं इनको प्रभावित करने वाले कारक। तो पहले करेंगे मृदा उर्वरता को, फर्टिलिटी। अब आप भी सोच सकते हो ये चीज तो कि एक मृदा है, ये प्लांट है कोई, इसको जो न्यूट्रिएंट्स देने की जो इसकी क्षमता है, ठीक है, इसको खनिज पोषक तत्व देने की क्षमता, इसको पानी उपलब्ध करवाने की क्षमता, जो भी इसको उगने के लिए चाहिए इस पौधे को, और ये मृदा देने की जो क्षमता है ना, उसी को मृदा उर्वरता करते हैं। अब इस क्षमता को क्या क्या चीज इंपैक्ट कर सकती है, क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, कौन कौन से कारक हो सकते हैं, वो चीज पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है, बहुत अच्छे से और डीपली तरीके से, ठीक है, कि आपको आगे भी प्रॉब्लम्स ना आए। तो इसमें दो रीजन है, कौन कौन से हैं? एक तो है प्राकृतिक और एक है कृत्रिम। प्रभावित करने वाले कारकों में दो पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे प्राकृतिक कारक, नेचुरली जो होता है प्राकृतिक कारक, और दूसरा कौन सा होगा अपना? कृत्रिम कारक। कृत्रिम कारक जो पहला है अपना प्राकृतिक कारक, उसमें तो जो अपनी प्रकृति से संबंधित है, उसमें मनुष्य के द्वारा या अपने द्वारा, किसान के द्वारा कोई प्रभाव नहीं कर सकता, किसान जो है वो रहेगा। कृत्रिम में क्या होता है? ये अपने के द्वारा या मनुष्य द्वारा या कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से उसको इंपैक्ट करते हैं। तो पहले बात करेंगे अपन प्राकृतिक कारकों में कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक दो प्रकार के होते हैं। आपके 12th बोर्ड में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से पुटअप होने के चांसेस रहते हैं। बड़े जो क्वेश्चन आते हैं ना 5 नंबर के, उनमें से कैसे कि एक तो आ सकता है कि मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर, ठीक है। दूसरी चीज आ सकती है कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। उसमें आ सकता है प्राकृतिक कारकों को समझाइए या फिर कृत्रिम कारकों को समझाइए। और जेट ICR VHU में कैसे क्वेश्चन पुटअप होगा? यहाँ पे थ्योरेटिकल हो रहा है, ठीक है, समझो एक चीज को कि यहाँ पे थ्योरेटिकल हो रहा है 12th बोर्ड पे, और वहां पे कैसे होगा? मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों में से निम्न में से कृत्रिम कारक है। 3 तो देगा प्राकृतिक, 1 देगा कृत्रिम, वो अपने को टिक करना पड़ेगा। तो अगर अपना यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे दिक्कत ही नहीं आएगी। वहां पे थ्योरेटिकल एग्जाम तो है नहीं, ऑप्शनल आएगा आपके, ठीक है। तो यहीं से तैयारी धीरे पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, बट अच्छा पढ़ेंगे और क्लियर पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन कैसे आ गया? सपोज दैट ऐसे आ गया, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। 3 तो दे दिया प्राकृतिक, 1 दे दिया कृत्रिम। लैंग्वेज चेंज कर देगा वहां पे भी और बोर्ड में भी, जल्दीबाजी नहीं करनी है, बहुत अच्छे से। बाकी अभी तक बोर्ड का एग्जाम बहुत दूर है, वहां तक जाते जाते आपको इतना अच्छा गाइड, इतना अच्छा मोटिवेट और इतनी अच्छी तैयारी प्रिपरेशन करवा दूंगा मैं कि बोल रहा हूँ ना, आपको 20% मेहनत करनी है, आपकी 70% मेहनत मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरी यही उम्मीद है कि एग्रीकल्चर और बायो में सभी स्टूडेंट्स के 90+ नंबर हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, प्राकृतिक कारक पढ़ते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक कारकों में क्या क्या आने वाला है अपने? प्राकृतिक कारकों में मैं मृदा उर्वरता को प्रभावित, जो सोइल फर्टिलिटी है उसको इंपैक्ट करने वाले जो नेचुरल फैक्टर्स हैं, उनमें मैं आपको 7 कारक बताऊंगा। जब ये 7 कारक पूरे हो जाएंगे फिर पढ़ेंगे अपन कृत्रिम कारक, फिर कृत्रिम कारकों में अपन पढ़ेंगे 6। जब ये 6 और 7 ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर पढ़ेंगे अपन सोइल जो उत्पादकता है, मृदा उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करने वाले कारक। तो हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो, पर कॉन्फिडेंट होके देखना आराम से, ठीक है। 2 बार में देख लेना, बाकी देखना पूरा, ठीक है। अब प्राकृतिक कारकों में जो अपना पहला कारक है, बुक से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, और आप देख सकते हो बुक में मैंने जो मैं क्या ना जेट ICR वालों को भी पढ़ाता हूं, तो उसी में से ऐड किए हुए हैं। इसमें बहुत सारी चीजें, उनके लिए क्वेश्चंस वगैरह बनाता हूं, तो अंडरलाइन करके जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो पूछ सकता है या पूछी गई है वो मैं इसी में ऐड कर देता हूँ। तो इसी में से बुक, ये वाली बुक है, इसी में से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में कि प्राकृतिक कारकों में जो 7 कारक पढ़ने वाले हैं। जो पहला कारक है अपना वो है पैतृक पदार्थ, ठीक है, पेरेंटल मटेरियल। सही से पढ़ना और बाहर की हवा में आना नहीं है, स्कूल की जो क्लासेस वगैरह। हाँ यार एक चीज और, क्लास को है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि थोड़ा 1-2 दिन बाद में वैसे भी लाइव क्लास लेने वाला हूँ आपकी। वो टाइम में आपको बता दूंगा कि 4 बजे रखेंगे या सुबह 8, 9, 10 बजे, जो आपको अच्छा लगे मेरे को एक बार सजेशन कर देना आप, ठीक है। लाइव क्लास लेंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत भी होगी तो अपन लाइव बात करके आपका मैं बता दूंगा, जो प्रॉब्लम से सोल्व आउट कर लेंगे।
ठीक है। और यह है कि जितनी भी आपके स्कूल के ग्रुप्स हैं, जिनमें भी क्लासेस चल रही है, सारे ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। इसके कोई पैसे नहीं लग रहे आपके, ठीक है। और इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी सी तो आप भी कर ही देना यार, ठीक है। कि जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, साथ वाले फ्रेंड्स हैं, सबको शेयर कर देना, सबको फायदा मिले इन चीज़ों का, बायो की, केमिस्ट्री की सारी क्लासों का, ठीक है। प्राकृतिक कारक, प्राकृतिक कारकों में पहला पढ़ रहे हैं कौन सा? पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ नोट आउट कर लो आप। मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले हेडिंग लगा के फर्स्ट डालो प्राकृतिक कारक, मृदा उर्वरता, ठीक है। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक, सॉरी, उसमें पहला डालोगे, दो डालोगे, प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारकों में क्या डालोगे? प्राकृतिक कारक लिख के लिखना है कि मृदा का निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा निर्माण के अंदर सोइल जेनेसिस में जो इंपैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं और प्रकृति उनके लिए जिम्मेदार होती है, वो प्राकृतिक कारक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत 7 कारकों का अध्ययन किया जाता है। पहला कारक डाल लो, ठीक है, रेड पेन से बढ़िया अंडरलाइन करके, ब्लैक पेन से, और बढ़िया तरीके से हेडिंग डाल के नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स, ठीक है। मैंने पहले बताया सेल्फ नोट्स बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। पहला डाल दिया पैतृक पदार्थ, को इंग्लिश मीडियम वाला है तो पेरेंटल मैटर डाल लेना, लिखे मटेरियल लिख लेना। अब पैतृक पदार्थ, इतना सा खुद दिमाग लगाओ, मैंने बहुत अच्छे से समझा दी कि पैतृक पदार्थ किस प्रकार मृदा की उत्पादक उर्वरता को, उर्वरता को, जो उगाने की क्षमता है, उसको किस प्रकार प्रभावित करेगा पैतृक पदार्थ। तो ये इस प्रकार प्रभावित करेगा। आगे देखते हैं, अपन पढ़ते हैं कि मृदा की उर्वरता पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है। मृदा की उर्वरता मुख्यतः पैतृक पदार्थ पर ही निर्भर करती है। कैसे करती है? यदि पैतृक पदार्थ में पौधों के लिए पोषक तत्व अधिक हैं तो उससे निर्मित मृदाएं प्राय उपजाऊ होगी। बहुत ही कॉमन सेंस की इजीली बात है कि मृदा का जो पैतृक पदार्थ है, मृदा बन रही है, उस टाइम जो मेन सामान था, ठीक है, रोटी बना रहे हैं, रोटी के लिए आटा लगाया है, अगर उस आटे में ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स है, अच्छे पोषक तत्व हैं, तो रोटी में अच्छा स्वाद आएगा ना, ठीक है ना। वही चीज है कि मृदा बन रही है और मृदा में बनने वाला जो सामान है, पेरेंटल मटेरियल जो है, पैतृक पदार्थ, उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब है, तो जो इससे बनी हुई मृदा है वो तो उर्वर होनी है ही। तो किस प्रकार प्रभावित कर रहा है ये चीज देख रहे हो आप, ठीक है। मैं यहाँ पे हेडिंग्स लगाऊंगा, साथ के साथ आपको बुक्स में पढ़ा रहा हूँ, या तो आप नोट्स बना लो या बुक में अंडरलाइन कर लो, जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं पैतृक पदार्थ, पेरेंटल मटेरियल। मृदा की उर्वरता पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है। यदि पैतृक पदार्थ में पौधों के पोषक तत्व अधिक हैं तो उनसे निर्मित मृदाएं प्राय उपजाऊ होगी। अम्लीय आग्नेय चट्टानों में बालू के पत्थर अपक्षय द्वारा बलुई मृदाओं का निर्माण होता है। जो अम्लीय आग्नेय चट्टानें होती है, एक चीज देखो, अम्लीय जो आग्नेय चट्टानें हैं, अम्लीय आग्नेय जो चट्टानें होती है, उनसे बालू रेत का निर्माण होता है। जब उनका अपक्षय होता है वो टूटती है, ठीक है, बारीक टुकड़ों में, तो वो चीज है। नेक्स्ट लाइन देखेंगे कि इनमें क्षार की मात्रा कम पाई जाती है। इन मृदाओं की उर्वरता अपेक्षाकृत कम होती है। जो अम्लीय चट्टानें हैं, इनमें क्षार की मात्रा कम पाई जाएगी। भाई जो अम्लीय है वो तो अम्लीय प्रकृति की है, तो उसमें अम्ल ज्यादा पाया जाएगा, एसिड ये जो सोइल है, अम्ल वो अधिक मात्रा में पाया जाएगा और क्षार कम पाया जाएगा। तो यहां से एक चीज निकलेगी, ध्यान से देखना, एक लाइन निकलेगी इस टॉपिक से कि अम्ल की मात्रा अधिक पाई जाती है और क्षार की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए ये मृदाएं कम उपजाऊ होती है, कम फर्टिलिटी वाली होती है, उपजाऊ। अब यहां से एक चीज देख रहे होंगे कि जिनमें अम्ल की मात्रा है वो मृदाएं अपेक्षाकृत क्षार वाली से कम उपजाऊ है। जिनमें क्षार की मात्रा अधिक है वो क्या है, अधिक उपजाऊ होगी। किससे? अम्लीय मृदाओं से। नेक्स्ट लाइन देखोगे, सही से समझोगे। इनमें क्षार की मात्रा कम पाई जाती है। किनमें? जो अम्लीय आग्नेय चट्टानों से जो मृदाएं बनती है, अम्लीय आग्नेय चट्टानों से जो मृदा का निर्माण हुआ है, उसमें क्षार की मृदा कम पाई जा रही है, तो उसकी उर्वरता कम पाई जा रही है, ठीक, उसकी फर्टिलिटी कम पाई जा रही है। इन मृदाओं की उर्वरता अपेक्षाकृत कम होती है। क्षारीय और अवसादी चट्टानों के अपेक्षा भारी मृदाओं का निर्माण होता है। जो क्षारीय और अवसादी चट्टानें हैं, अम्लीय और आग्नेयों से तो हो गई, उसकी तो उर्वरता कम हो गई, ठीक है। जो अम्लीय व आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से जो मृदा बन रही है, उसकी उर्वरता अपेक्षाकृत कम होगी। किससे? जो अवसादी, अब जब चट्टानें पढ़ेंगे ना तब ये आग्नेय, अवसादी, ये सारी पढ़ा दूंगा मैं आपको। अवसादी जो क्षारीय मृदाएं हैं ना, अवसादी क्षारीय जो चट्टानें हैं, उनके अपक्षय से जो मृदाएं बनती है, अपेक्षाकृत भारी मृदाएं बनती है। और ये भारी मृदाओं में क्या है, अवसादी क्षारीय बन रही है तो क्या, क्षार की मात्रा अधिक होगी, ठीक है। क्षार की मात्रा अधिक है तो अम्ल की मात्रा कम हो गई ऑटोमेटिकली। यहाँ पे क्या था, अम्ल की मात्रा अधिक थी, क्षार की कम थी। तो इन मृदाओं की उपजाऊ जो उर्वरता है वह क्या है, अधिक होती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आई होप। दोबारा से बोलता हूँ लाइन में, बुक में देखो, आपके समझ में आ जाएगा।
कि मृदा की उर्वरता पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है। यदि पैतृक पदार्थ में पौधों के पोषक तत्व अधिक हैं तो उनसे निर्मित मृदाएं प्राय उपजाऊ होती है। अम्लीय, आग्नेय चट्टानें और बालू पत्थर के अपक्षय द्वारा बलुई मृदाओं का निर्माण होता है। इनमें क्षार की मात्रा कम होती है। ठीक है, अम्लीय आग्नेय चट्टानों से जो निर्माण होता है उनमें क्षार की मात्रा कम होती है। इन मृदाओं की उर्वरता अपेक्षाकृत कम होती है। क्षारीय और अवसादी चट्टानों के अपक्षय से भारी मृदाओं का निर्माण होता है। क्षारीय और अवसादी चट्टानों से क्या होता है, इनके अपक्षय, जब क्षारीय और अवसादी चट्टानों का अपक्षय होते हैं, जब ये टूटती है तो भारी मृदाओं का निर्माण होता है। और ये भारी मृदाएं क्या होती है, अधिक उर्वर होती है, अधिक फर्टिलिटी वाली होती है, जिनमें क्षार की मात्रा अधिक पाई जाती है और इन मृदाओं की उर्वरता भी अधिक होती है। तो ये अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, सेकंड जो इसको प्रभावित करने वाला है, अब अपन पढ़ रहे हैं मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। कारकों के अंदर दो पढ़ लिए, प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक जो कारक है उनमें हमने 7 कारक पढ़ने थे। पहला कारक पढ़ लिया पैतृक पदार्थ, दूसरा पढ़ेंगे स्थलाकृति, स्थलाकृति ट्रोफोग्राफी जिसको बोलते हो आप, स्थलाकृति बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। दूसरा अपना स्थलाकृति या ट्रोफोग्राफी। ढालू पहाड़ी क्षेत्रों की मृदाएं प्रक्षालन व मृदा क्षरण के कारण कम उपजाऊ होती है। जो ढालू या पहाड़ी क्षेत्र है, समझो ये कोई पहाड़ी है, ठीक है, ये तो इसकी चोटी हो गई, ये ढलान वाला नीचे का क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो इन क्षेत्रों की मृदाएं क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। कैसे होएगी, जब बरसात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे बरसात हो रही है तो यहाँ की जो मृदा के जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है, वो क्या है, इसमें घुल के बरसात के पानी में अपक्षय द्वारा घुल के कट पिट के नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और बह के चले जाएंगे। तो इनकी मृदाएं क्या हुई, पोषक तत्व बह के चल गए, मृदा क्षरण हो गया, सोइल इरोजन हो गया। तो पोषक तत्व तो अपने थे जो ऊपर की परत में पाए जा रहे थे, सीट इरोजन हुआ, सारे न्यूट्रिएंट्स बह के चले गए अपने। तो क्या हुआ, मृदा की उपजाऊता जो है, उर्वरता जो है वो कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट इसकी लाइन देखेंगे कि ढालू पहाड़ी क्षेत्रों की मृदाएं प्रक्षालन व मृदा क्षरण के कारण कम उपजाऊ होती है। निचले भागों की मृदाएं ऊंचे स्थानों की पोषक तत्वों की कार्बनिक पदार्थ के साथ बहकर एकत्र हो जाती है, इसलिए मृदाएं अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है, अब यहाँ की जो मृदाएं थी, वहां के तो पूरे न्यूट्रिएंट्स बह के नीचे आ गए, तो यहाँ की तो बिल्कुल ही अनुपजाऊ मृदा हो गई। बट जो आए ना, वो यहाँ पे आके तलहटी में जमा हो गए। तो ये मृदा क्या हुई, इसकी अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ हो गई, फर्टिलिटी वाली हो गई। ठीक है, और ये टॉपिक क्या कहना चाहता है स्थलाकृति वाला, कि जो ऊबड़ खाबड़ या जो टीबे वाली जो है, पहाड़ी वाले जो क्षेत्र है, ढलान वाले क्षेत्र हैं, उनकी अपेक्षा जो समतल मृदाएं हैं ना अपनी, जो समतल सपाट खेत है ना अपने, वो ज्यादा उर्वर होते हैं। ठीक है, जो सपाट खेत वाली मृदा है ना, वो अधिक उपजाऊ होती है। किसके, जो पहाड़ी ढलान वाली मृदाएं हैं उनसे। तो अपना जो ट्रोफोग्राफी वाला भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों में हम पढ़ रहे थे प्राकृतिक कारक। ठीक है, प्राकृतिक कारक में हमने 7 पढ़ने थे, 2 पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़ लिए हैं, पहला पढ़ लिया पैतृक पदार्थ, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। दूसरा पढ़ लिया हमने स्थलाकृति या ट्रोफोग्राफी। तो स्थलाकृति में मैंने समझा दिया कि जो ढालू या जो ऐसे ऊपर नीचे वाली भूमि है ना, उसकी बजाय समतल सपाट खेत वाली मृदा अधिक उपजाऊ रहेगी। तीसरा पढ़ते हैं, क्या तीसरा कारण है अपना, मृदा आयु, सोइल एज, मृदा आयु। अब आयु से तो आप सीधा अनुमान लगा सकते हो कि यार कोई बूढ़ा आदमी है, बहुत दिनों का हो गया, मृदा आयु ज्यादा है, तो बूढ़ा आदमी है तो उसकी शक्ति भी कम हो जाएगी, हर चीज में शक्ति कम हो जाएगी, वजन उठाने में या कुछ भी मान लो आप XYZ, ठीक है, वजन ढोने में, या उसकी जो भी है इम्यूनिटी सिस्टम, हर चीज कमजोर हो जाएगी उसकी। तो ये सोइल आयु, जो मृदा आयु है, बहुत ही इजी चीज है, इजी टॉपिक है, 3rd नंबर का है। इसको आप सीधा सीधा ऐसे समझो कि मृदा आयु, जितनी अधिक मृदा की आयु होगी वो उतनी ही कम उर्वर होगी। यार एक तो जवान है कोई, ठीक है, 20 साल का है, एक 20 साल का लड़का है और एक 70 साल का है, ठीक है, तो इन दोनों में से अधिक ताकत, अधिक क्षमता, अधिक कैपेसिटी किसकी होगी, 20 साल वाले की। ठीक है, ये तो आप भी समझते हो, 70 साल वाले कम होगी। तो यही टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि मृदा आयु, इसमें देखो जो बुक की लैंग्वेज है वो क्या लिखी हुई है कि मृदा आयु के साथ मृदा उर्वरता में कमी आ जाती है। पुरानी मृदाओं में अधिक अपक्षय से लगातार फसल उगाने से, क्षरण से उनकी कम हो जाती है। कि यार पुरानी मृदा है, ठीक है, आज से 100 साल पहले बनी थी वो मृदा, उसमें लगातार कंटिन्यू खेती हो रही है, कंटिन्यू सोइल इरोजन हो रहा है, मृदा अपक्षय हो रहा है, अपक्षालन हो रहा है, बरसात आ रही है, अम्लीय मृदाओं का निर्माण हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स है बह के नीचे चले जा रहे हैं, पुरानी हो गई, बार बार ट्रैक्टर चल रहा है, बार बार खेत में फसल उगा रहे हैं, तो उसकी क्या है, जो सोइल फर्टिलिटी है वो कम हो गई। और एक है कि जो नई मृदा बन के आई है, ठीक है, मृदाओं का निर्माण, जैसे नदी के किनारे मृदा का निर्माण हो गया, बह के वो चली गई, नई नई मृदा है, जलोढ़ मृदा है, ठीक है,
तो एलुवियल सोइल है, उसमें क्या है अधिक, वो अभी तक उसमें खेती हुई नहीं, तो वो तो उसके न्यूट्रिएंट्स सारे ऐसे पड़े हैं, ठीक है, उसमें अपचालन हुआ ही नहीं, ट्रैक्टर चला ही नहीं, तो उसकी क्षमता ज्यादा होगी। तो मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मृदा आयु जैसे जैसे बढ़ेगी, मृदा आयु जैसे जैसे बढ़ेगी, मृदा उर्वरता वैसे वैसे घटेगी, ठीक है, बहुत ईजी चीज है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, जलवायु। 7 पढ़ने वाले हैं, उसमें अपना फोर्थ है क्लाइमेट या जलवायु। फोर्थ जो अपना है क्लाइमेट या जलवायु, इसमें अपन क्या देखने वाले हैं कि जो जलवायु या क्लाइमेट है वो किस प्रकार अपनी जो मृदा उर्वरता है, सोइल फर्टिलिटी है, उसको इंपैक्ट कर रही है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन क्रिया द्वारा घुलनशील पोषक तत्व, इसको कैसे समझेंगे क्लाइमेट को, कि जहां पे अधिक बरसात हो रही है, ठीक है, 2 खेत है, एक ये खेत है, ये आपका खेत है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझते चलेंगे, ठीक है, ये आपका खेत है और इधर मेरा खेत है, ठीक है। अब आपके खेत का क्या सीन है कि अधिक वर्षा हो रही है, यहाँ पे आपके अधिक वर्षा होती है, तो अधिक वर्षा हो रही है तो खेत में पानी भर गया, पानी भरने से जो घुलनशील, जो सोल्यूबल जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो मिनरल्स थे, खनिज पदार्थ, जो पोषक पदार्थ थे, जो घुलनशील अवस्था में, वो क्या हुए, घुल के नीचे अपक्षालित हो गए। आपके खेत के जो पोषक तत्व थे वो नीचे चले गए। अब यार आप गेहूं लगा रहे हो तो ऐसे तो है नहीं कि वो 20 फीट नीचे जाके उसकी जड़ें पोषक तत्व उठा लाएगी, वो चीज है। तो जो उसकी परत में थे ना ऊपर, वो कंटिन्यू अधिक बरसात होने के कारण नीचे चले गए, तो क्या हुआ, मृदा की जो पोषक तत्व उपलब्ध करवाने की क्षमता थी वो तो कम ऑटोमेटिकली हो ही गई ना, तो उसकी मृदा उर्वरता कम हो गई। जहाँ पे अधिक वर्षा हो रही है वहां पे कम हो गई। अब एक मेरा खेत है, मेरे खेत में बरसात हो ही नहीं रही, आपके तो बहुत ज्यादा हो रही थी, इधर हो ही नहीं रही, नहीं हो रही तो इधर क्षार का निर्माण हो जाएगा, तो मेरे वैसे जो पोषक तत्व है वो अप्राप्य रूप में बदल जाएंगे, तो मेरी भी मृदा क्या हो गई, उर्वरता कम हो गई। अब एक बीज का खेत है, ठीक है, एक बीज का खेत है, उसमें क्या है, सीमित मात्रा में, मतलब एक संतुलित मात्रा में बरसात हो रही है, तो उसकी मृदा उर्वरता क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर अधिक वर्षा हो रही है, जहां पे अधिक पानी होता है, ऐसा मत समझना वहां पे अधिक पैदा होती है, वहां पे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है ना वो घुल के नीचे चले जाते हैं, और जहां पे बिल्कुल पानी नहीं होता है ना, वहां पे क्या होता है, क्षार के रूप में बन जाते हैं, ऊपर अप्राप्य रूप में बदल जाते हैं पोषक तत्व, ठीक है, तो वहां पे भी नहीं। इसके लिए क्या होना, सीमित मात्रा में, एक संतुलित मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन क्रिया द्वारा अधिकांश घुलनशील पोषक तत्व नीचे चले जाते हैं, निचले संस्तरों में चले जाते हैं, जिससे मृदा की ऊपरी सतह की उर्वरता कम हो जाती है। इस प्रकार कम वर्षा वाले, मेरा जो खेत है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी भूमि के क्षारीय होने का भय रहता है। अधिक तापमान मृदा के कार्बनिक पदार्थ विघटन की शीघ्रता को सरल कर देता है, जिससे यही चीज मैंने समझाई है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना 5 नंबर का कारण है, मृदा प्रोफाइल की गहराई। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों में, प्राकृतिक कारकों में 5वां कारण पढ़ रहे हैं क्या, सोइल प्रोफाइल की डेप्थ, गहराई, मृदा परिच्छेदिका की गहराई। अब इसको अच्छे से समझना, 5वां जो अपना पॉइंट है, मृदा परिच्छेदिका की गहराई या मृदा प्रोफाइल की, डेप्थ ऑफ सोइल प्रोफाइल। गहरी मृदा उथली मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। जो गहरी मृदाएं है ना वो उथली मृदाएं, ठीक है, सही से समझोगे। अब 5वां क्या पढ़ रहे हैं, मृदा प्रोफाइल की गहराई। इसमें फर्स्ट जो लाइन है वो क्या है कि जो गहरी मृदाएं है ना, इसको ऐसे समझो, ये 2 डिस्टर है, ठीक है, इसका ये परत है ना, ये अधिक वो है, गहरी है, ठीक है, यहाँ पे देख भी पा रहे हो आप, ये अधिक गहरी है, अधिक ज्यादा इसके ऊपर कपड़े की लेयर है, अधिक गहरी, ये अपनी सोइल ऐसे समझ लो, और ये इसकी लेयर है, ठीक है। ये तो है अधिक गहरी मृदा, और ये पुराना जो डिस्टर है इसकी बहुत कम है ऊपर, आप देख पा रहे होंगे, तो ये क्या है, उथली मृदा, ठीक है। तो इसमें न्यूट्रिएंट्स अधिक रह पाएंगे, इसमें अधिक, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हमेशा गहरी मृदाओं में अधिक होंगे। तो जो ये कहना क्या चाह रहा है, मृदा प्रोफाइल की गहराई, ये अपन प्रोफाइल है अपनी, ये अधिक गहरी है, अधिक गहरी और कम गहरी, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि इस कम गहरी की तुलना में ये जो अधिक गहरी वाली मृदा है ना, ये अधिक उर्वर होएगी। अब ये चीज आप समझो कैसे होएगी, ठीक है, बहुत इजी में समझा रहा हूं मैं आपको कि गहरी मृदा उथली मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। गहरी मृदाओं में पौधों की जड़ें अधिक गहराई तक जाती है। जब मृदा की अधिक गहरी है, लेयर बहुत अंदर तक है, इसकी जो मृदा की प्रोफाइल है वो अंदर तक है, तो पौधे की जड़ें भी अंदर तक जाएगी, उनको जगह मिलेगी अंदर तक जाने के लिए, अंदर तक जाएगी तो अच्छे से पोषक तत्वों का ऑब्जर्वेशन कर पाएगी, ठीक है, और वो मृदा उनको अच्छे से प्राप्त करवा पाएगी। गहरी मृदाओं में पौधों की जड़ें अधिक गहराई तक जाकर अच्छी प्रकार फैल जाती है और अधिक मात्रा में जल व पोषक तत्वों का अवशोषण करती है, जबकि जो उथली मृदा है ना उनमें गहरी जा ही नहीं पाती है, पौधा सूखा ही मर जाता है, तो गहरी मृदाएं अधिक होती है। तो मृदा प्रोफाइल की गहराई कैसे प्रभावित कर रही है, ये चीज हमने देख ली। नेक्स्ट 2 रीजन और बचे, इसमें सेकंड लास्ट है जो अपना 6 नंबर का, वो देखते हैं। 6 नंबर का जो अपना सेकंड लास्ट रीजन है वो क्या है, मृदा की भौतिक दशा, फिजिकल कंडीशन ऑफ सोइल, भौतिक दशा।
अब देखते हैं कि मृदा की जो भौतिक दशा है ना वो किस प्रकार से इसको प्रभावित कर रही है, मृदा उर्वरता को जो भौतिक दशा है वो किस प्रकार प्रभावित कर रही है। बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करने वाला कारक है भौतिक दशा, ठीक है। तो ये कैसे, मृदा की भौतिक दशा इस प्रकार होनी चाहिए कि ना तो पौधों की बढ़वार हो सके, जिसमें पौधों की बढ़वार हो सके, उचित वायु संचार प्राप्त मात्रा में हो, अच्छी दशा होने पर साधारण जीवाणु। इसको मैं अपनी भाषा में बहुत ईजी वे में समझा देता हूँ आपको कि मृदा की जो भौतिक दशा है ना, फिजिकल जो कंडीशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसमें जो सोइल वाटर है, ठीक है, सोइल वाटर, सोइल एयर, जो भी सूक्ष्म जीव मृदा में पाए जाते हैं जो एक पौधे के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है, उसकी भौतिक दशा सही होगी ना तो उसमें जो मृदा वायु है ना, जो वायु का संचार है वो भी एक संतुलित मात्रा में पाया जाएगा, जो सोइल वाटर है वो भी संतुलित मात्रा में पाया जाएगा। सारी चीज अच्छी मात्रा में पाई जा रही है तो वो अच्छे से पौधे को ऑब्जर्वेशन करवाएगी, अच्छे से प्रोडक्ट दे पाएगी, ठीक है, प्राप्त करवा सकेगी। और उसकी प्राप्त करवाने की क्षमता को तो सोइल फर्टिलिटी बोलते हैं अपन। तो क्या होगा, जिन मृदाओं की भौतिक दशा बहुत अच्छी है, संतुलित मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, संतुलित मात्रा में सोइल एयर, संतुलित मात्रा में सोइल वाटर, सारी चीज बहुत अच्छे से है ना, वो बहुत अधिक उर्वर होएगी। तो ये क्या कहना चाह रहा है अपना जो छठा कारण है कि मृदा की भौतिक दशा अच्छी रहेगी तो मृदा उर्वर रहेगी, और मृदा की भौतिक दशा जैसे ही कम हो जाती है तो मृदा क्या हो जाती है, उत्पादक, मतलब उर्वर नहीं रहती, बंजर हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं छठा कारक, सॉरी सातवां, मृदा अपर्दन, लास्ट कारक है सोइल इरोजन, अपर्दन या अपक्षय जिसको आप बोलते, अपर्दन, मृदा अपर्दन किसको बोलते हैं, पहले तो ये चीज समझो, आगे अपर्दन आएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आपको, बहुत अच्छे से एग्जांपल देके, ठीक है। मृदा अपर्दन बोलते हैं किसको, जब मृदा का एक हिस्सा टूट के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है उसको मृदा अपर्दन बोलते हैं, सीधी भाषा में। अब मृदा अपर्दन कैसे प्रभावित करेगा यार, जब ये कोई खेत है, यहाँ पे मृदा अपर्दन हुआ, इसकी जो परत है ऊपर ऊपर की वो बह के चली गई, तो यार मृदा तो खराब होएगी ना, न्यूट्रिएंट्स तो सारे बह के चले गए अपने। फिर यहाँ पे ये चीज याद आ गई होगी पहाड़ी वाली की, ऊपर से बह के नीचे आ गया था तो ऊपर कुछ नहीं बचा था, तो वही चीज यहाँ पे आ रही है मृदा अपर्दन में कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे बह के चले जाते हैं, उनका अपक्षय हो जाता है, तो मृदा क्या हो जाती है, उर्वर नहीं रह पाती, बंजर हो जाती है। इसको एक तो ऐसे, एक दूसरे, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में मृदा अपर्दन हो रहा है, मृदा का अपक्षय हो रहा है, टूट के जा रही है, तो ये खेत है यहाँ से इतनी टूट के ही चली गई, गड्ढा पड़ गया, तो वैसे मृदा का हाश हो गया, नुकसान हो गया, भौतिक दशा खराब हो गई, सारी चीजों को प्रभावित करके मृदा की जो ये है अपर्दन, ये भी बहुत निर्भर करता है। अब जैसे इसकी जो आपकी बुक लैंग्वेज है वो क्या कहना चाह रही है इसमें कि मृदा कटाव से मिट्टी के साथ साथ पौधों के आवश्यक तत्व बह जाते हैं। मैंने यही चीज मैं समझा रहा हूँ कि जब मृदा का कटाव हो गया, मृदा की परत बहेगी तो साथ में न्यूट्रिएंट्स को ले जाएगी, जिससे क्या हो गया, मृदा की हानि हो गई और मृदा उर्वरता कम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जो कारण है इसमें आठवां, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, ये बहुत ही अच्छा कारक है आठवां कि मृदा में उपस्थित जो पोषक तत्व उनकी मात्रा, बहुत इजी है यार, शब्द से समझ में आ रहा है कि मृदा में पोषक तत्व अधिक होंगे तो मृदा उर्वर होगी, और मृदा में पोषक तत्व कम होंगे तो मृदा अनुर्वर होगी। कि जैसे प्राथमिक पोषक तत्व NPK, द्वितीयक CMGS, बच गए जो तृतीयक। जिस मृदा में प्राथमिक और द्वितीयक पोषक तत्व अच्छे हैं उसकी फर्टिलिटी बढ़ गई ऑटोमेटिकली, जिसमें कम है उसकी घट गई। तो आठवां टॉपिक क्या कहना चाह रहा है कि जिन मृदाओं में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है वो क्या कहलाएगी, उर्वर मृदाएं, और जिनमें नहीं है वो क्या कहलाएगी, बंजर मृदाएं, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमने क्या पढ़ लिया कंप्लीट कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारकों के अंदर जो मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण होते हैं, जो मृदा उत्पादकता को कैसे, मृदा उर्वरता को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, जो कारक थे 8 कारक, 8 के 8 हमने देख लिए। अब क्या देखेंगे, कृत्रिम कारक। कृत्रिम कारकों के बाद में क्या देखेंगे, मृदा उत्पादकता वाले, ठीक है। अभी क्या देख रहे हैं, मृदा उर्वरता वाले। उर्वरता और उत्पादकता में अंतर पता है ना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्पादकता और उर्वरता में अंतर, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं अपन, इसको मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक, कृत्रिम कारक, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कृत्रिम कारक। तो अब कृत्रिम कारकों के बारे में पढ़ेंगे, जो अपने प्राकृतिक कारक थे वो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। लाइट ऑफ हो गई है, ठीक है, कोई ना, दिख रहा होगा आपको शायद, ठीक है, चल जाएगा इतना तो, आ जाएगी भी लाइट, है ना। बात करते हैं प्रभावित करने वाले, कहां पे गए, कृत्रिम कारक, जो आर्टिफिशियल फैक्टर्स हैं जो किस प्रकार मृदा को अपने एक मनुष्य के द्वारा या जो कृत्रिम कारक को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं मृदा की उर्वरता को, ठीक है। तो इसमें कितने 5 कारक पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है, 5 ही है ना आपके, 6
6 कारक है, कृत्रिम कारकों में 6। तो पहला कारक है, जल्दी जल्दी समझाता हूँ, क्लास बहुत लंबी हो गई अपनी, कोई नहीं, कम पढ़ लेंगे पर अच्छा पढ़ लेंगे, ठीक है। बात करते हैं फर्स्ट कारक, जलाक्रांति, वाटर लॉगिंग। जब मृदा में फसल की आवश्यकता से अधिक जल भराव हो जाता है तो उसका प्रबंधन नहीं होता है, तो मृदा में वायु की कमी हो जाती है, विनाइट्रीकरण हो जाता है। अब ये अपना कारण है कि हमने फसल है जलाक्रांति, जलाक्रांति, वाटर लॉगिंग। क्या होता है कि फसल में जितनी आवश्यकता है ना फसल को, उससे अधिक जल भर गया, जल लबालब भरी है खेत अपना, ठीक है, बहुत अच्छे से भरा है, तो उसमें क्या होगा, मृदा में जो विनाइट्रीकरण हो जाएगा, जो सोइल एयर है वो ना तो निकल पाएगी ना जा पाएगी, तो मृदा संचार कम हो जाएगा, तो मृदा की जो उर्वरता है वो ऑटोमेटिकली घट जाएगी। क्योंकि मैंने बताया कि जब मृदा उर्वरता में अपने को अच्छी चाहिए तो मृदा में संतुलित मात्रा में होना चाहिए। क्या क्या संतुलित मात्रा में होना चाहिए, मृदा जो वायु है, मृदा जल है, मृदा पोषक तत्व है, सब कुछ उचित मात्रा में होना चाहिए। पर अपने पास जल तो ज्यादा हो गया, वायु कम हो गई, क्योंकि फसल पूरी लबालब भरी है, पानी में डूबी हुई है, तो वायु को तो मौका ही नहीं मिल रहा, इस वजह से अपनी क्या हुई, मृदा उर्वरता कम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको सही से पढ़ते हैं। तो मृदा में वायु की कमी हो जाती है, इससे विनाइट्रीकरण हो जाता है, प्रोत्साहन मिलता है, परिणाम स्वरूप मृदा उर्वरता में कमी हो जाती है, अधिक पानी भरने से मृदा की भौतिक दशा भी खराब हो जाती है, आवश्यक पोषक तत्व भी नीचे चले जाते हैं। मृदा में पानी भरा ही रहा है, आपके खेत में पानी भरा ही हुआ है, तो भौतिक दशा खराब हो गई। मैंने अभी भी बताया प्राकृतिक कारकों में कि भौतिक दशा कैसे महत्वपूर्ण है प्रभावित करने वाले कारकों में। तो भौतिक दशा खराब हो गई, मृदा में वायु की कमी हो गई, मृदा में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे, पोषक तत्व थे, सब बह के नीचे निकल गए यार, तो वैसे ही उर्वरता कम होगी। तो फर्स्ट कारण आपका हो गया है। सेकंड देखते हैं, कृत्रिम कारकों में सेकंड कारक कौन सा है अपना, जो सेकंड कारक है फसल प्रणाली। फसल प्रणाली में क्या आता है कि यदि किसी एक निश्चित भूभाग में प्रतिवर्ष एक ही फसल उगाई जा रही है यार, ठीक है, आप जो क्रॉप रोटेशन है वो नहीं कर रहे हो, एक ही फसल लगा रहे हो, बार बार वहीं पे गेहूं 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 लगा रहे हो, तो वो मृदा कमजोर हो जाएगी, वहां पे गेहूं उगेगा ही नहीं, इसलिए फसल चक्र अपनाना आवश्यक है। तो सेकंड जो अपना कारक है इसमें वो है फसल प्रणाली, क्रॉपिंग सिस्टम, फसल प्रणाली। फसल प्रणाली मैंने समझा दी कि अपने को उचित मात्रा में, क्योंकि कभी हरे खाद वाली लगा दी तो कभी कौन सी लगा ली, ऐसे कर करके अपने को क्या करना है, फसल में जो, एक मिनट, अब ठीक रहेगा शायद। फसल प्रणाली भी बहुत अच्छी तरीके से महत्वपूर्ण होती है, फसलों को रोटेट कर करके लगाना, कि गेहूं लगा दी उसके बाद में क्या लगाना, एक सबका एक कार्ड बना होता है, ठीक है, उसके हिसाब से अपन लगाते हैं ना फसल को, तो अच्छी बात रहती है, ठीक है। लाइट आ गई है, वैसे इतनी सी देर के लिए मेरे को असुविधा के लिए खेद है, बाकी इतना ज़्यादा खराब नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा था। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको सेटअप कर देता हूँ, बहुत है, यहाँ पे ठीक रहेगा शायद, ठीक है। तो दो कारण हमने देख लिए इस पे। थर्ड देख रहे हैं कि मृदा पीएच, मृदा पीएच, सोइल पीएच। पीएच की खोज किसने की थी, डेनिस के सोरेनसन ने, सोरेनसन। यह क्वेश्चन बहुत बार पुटअप हो चुका है आपके बायो में, केमिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में। पीएच की खोज सोरेनसन ने की थी, ठीक है, पीएच की खोज सोरेनसन ने की थी। रामदयाल है ना। थर्ड जो रीजन है वो देखते हैं अब। थर्ड देख ले, मृदा पीएच किस प्रकार कि मृदा उर्वरता पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति पीएच द्वारा प्रभावित होती है। अधिक अम्लीय मृदाओं में कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्राएं कम हो जाती है। जो अधिक अम्लीय मृदा है उनका पीएच कम हो गया तो क्या, कैल्शियम, आवाज कम करो, आवाज मत करो, ठीक है ना। तो जिनका पीएच कम हो गया, अम्लीय मृदा, उनमें क्या, कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी हो गई। जब न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो मृदा की जो उर्वरता है वो तो वैसे घट गई, ठीक है। तो मृदा पीएच भी बहुत अच्छे प्रकार से उसको प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट लाइन देखें, तथा लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज व तांबा की इतनी अधिकता हो जाती है इनका पौधों पर हानिकारक प्रभाव पड़ जाता है। जब पीएच कम हो गया, अम्लीय मृदा होगी तो कैल्शियम मैग्नीशियम की तो कमी हो गई, और जो तांबा, कॉपर, मैग्नीशियम है उनकी इतनी अधिकता हो गई कि देख यार, अति हर चीज के आवश्यक है। मैंने कल भी एक वीडियो डाला था, जिन भाइयों ने नहीं देखा एक बार देखना, चैनल का पेज विजिट करो, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलने वाली है। एक जमींदार परिवार, एक किसान परिवार की क्या रियल सिचुएशन है, सारी चीज आपको मिलने वाली है। पढ़ाई के अलावा भी बहुत चीजें, ठीक है, जो आपको जानना जरूरी है कि हो क्या रहा है प्रेजेंट में, सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो एक बार विजिट करना आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अगर पीएच कम हो गया ना, तो कुछ तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनकी मात्रा अपने लिए कम हो जाएगी, और कुछ ऐसे हैं जिनकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जो अम्लीय मृदाओं में अधिक पाए जा रहे हैं। ऐसे ही पीएच बढ़ गया
तो कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे जो क्षारीय मृदाओं में कम मात्रा में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा मात्रा में, जो कम मात्रा में पाए जाते हैं उनकी तो कमी हो जाएगी, जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उनका हानिकारक प्रभाव पड़ जाएगा। तो मृदा पीएच भी उचित होना जरूरी है। जिन मृदाओं का पीएच कम ज्यादा होता है उनकी उर्वरता कम होती है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, फोर्थ नंबर का देखते हैं। फोर्थ क्या है अपना, मृदा सूक्ष्म जीव। ठीक है, मृदा में उपस्थित मुख्य सूक्ष्म जीव शैवाल, जीव, कवक, एक्टिनोमाइसीटी तथा जीवाणु है। मृदा शैवाल में मृदा वायु संचार को बढ़ाता है। जो शैवाल है अपना एल्गी है वो क्या करता है, जो सोयल एयर है उसका जो स्थानांतरण है, संचार है, उसको बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखोगे आप, ये मृदा में कार्बनिक पदार्थों को संचित करके मृदा उर्वरता को बनाए रखते हैं। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्त्रीकरण पौधों को प्राप्य रूप में उपलब्ध करवाता है। राइजोबियम का नाम सुना होगा, राइजोबियम मेलिलोटाई, जेपोनिकम, ठीक है, ट्राइफोलाई, ये सब अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग वेराइटीज है। राइजोबियम करता क्या है, वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में जो अपने नाइट्रोजन पाई जा रही है उसको किस फॉर्म में लाता है कि पौधे को एब्जॉर्वेशन कर सके, उसको प्राप्य रूप में बदलवा सके। तो राइजोबियम वगैरह भी इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। ये मृदा के पीएच में हो गया। ठीक है, फोर्थ जो अपना था क्या था, मृदा सूक्ष्म जीव। मृदा सूक्ष्म जीव, ये हमने देख लिया कि मृदा सूक्ष्म जीव शैवाल है, वो मृदा में वायु स्थानांतरण को बढ़ा रहा है। जीवाणु है, राइजोबियम प्रजाति है, वो किस प्रकार वायुमंडल की नाइट्रोजन को लाके उसमें चेंजेस कर रही है और किस प्रकार अपने को प्राप्त करवा रही है। 6 नंबर का जो अपना रीजन है, जो कारण है इसको प्रभावित करने वाला, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। ठीक है, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। अब यह चीज आप देखो, कार्बनिक पदार्थ अधिक होगा मृदाओं में अगर, तो उनकी जो जल वाटर एब्जॉर्वेशन है वो अधिक होगा, वाटर को रोकने की जो क्षमता है वो अधिक होगी, जल स्थानांतरण जो क्षमता है वो अधिक होगी, वो सब कुछ अच्छा होगा तो मृदा उर्वरता बढ़ेगी। तो मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में ये कहना चाह रहे हैं कि कार्बनिक पदार्थ सड़ने और पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जिनमें मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उनकी उर्वरता अधिक होती है। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, सड़े गले पदार्थों से मिलते हैं, तो उनमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ अधिक है ना, उन मृदाओं की उर्वरता वैसे ही बहुत ज्यादा होगी। तो ये कार्बनिक पदार्थ वाला क्या प्रभावित कर रहा है कि जिन ज्यादा कार्बनिक पदार्थ है तो अच्छी उर्वर होगी, कम है तो कम रहेगी। ठीक है, किस प्रकार प्रभावित। लास्ट जो अपना कारण है इसका वो क्या है, मृदा जुताई की विधि एवं समय। ठीक है, मेथड एंड टाइम ऑफ प्लाउइंग। ढालू खेतों की जुताई के लंबवत करने पर मृदा कटाव कम होता है। जो ढालू खेत है उनकी जुताई ढाल के लंबवत, जो ढलान वाला खेत है उस ढलान के हिसाब ही लंबी की लंबी जुताई करे ना, ऐसे कैसे, तो उनमें कटाव कम होगा बजाय ऐसे करने से। ठीक है, ये चीज समझाना चाह रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, परिणाम स्वरूप मृदा उर्वरता में कमी हो जाती है। अधिक पानी बढ़ने से मृदा की भौतिक दशा खराब हो जाती है तथा आवश्यक पोषक तत्वों का अपक्षालन जड़ के नीचे चले जाते हैं। सॉरी, ये 6 का ये है कि 7 बहकर खेत के बाहर नहीं जाते। आवश्यकता से अधिक जुताई करना हानिकारक होता है क्योंकि अधिक ताप से कार्बनिक पदार्थ जल जाता है। आवश्यकता से अधिक अगर आप जुताई कर रहे हो किसी फसल पे, ठीक है, तैयार कर रहे हो, आवश्यकता से अधिक जुताई कर दी है, उल्टी सीधी कर दी मृदा को, तो जो ताप के अधिक ताप पड़ रहा है खेत पे, धूप से जो कार्बनिक पदार्थ है वो जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स है वो खराब हो जाते हैं, प्राप्य रूप में नहीं रह पाते। तो मृदा की जुताई, मृदा की जो भौतिक दशा सब एक संतुलित मात्रा में होती है ना, तब तक वो मृदा को बहुत अच्छी तक देती है। तो हमने क्या क्या देख लिया, मृदा उर्वरता को कंप्लीट कर लिया हमने। ठीक है, अब देखते हैं उत्पादकता। थोड़ा सा बचा है अब तो। क्लास पूरी देखते हो नहीं देखते हो? अब यार गला सूख गया इतनी मेहनत करते करते, फिर भी आप नहीं देख रहे हो। इतने नोट्स अच्छे से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी तक तो क्लास रिकॉर्ड हुई है, इसको एडिटिंग करना है, थंबनेल बनाना है, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन अपलोड करना है। पूरे दिन नेट बचा के रखो पूरा, ठीक है। 2 GB का 2 GB यूट्यूब भी ऑन नहीं करता मैं कि यार बच्चों के लिए क्लास अपलोड करनी, ठीक है। फिर भी आप नहीं देखो, शेयर नहीं करो, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। मैं मेरी तरफ से 101% दे रहा हूँ, आप अपनी तरफ से 100 दो, मजा आ जाएगा। बोल रहा हूँ ना, पेपर अटेम्प्ट करो ना, बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे जेट ICR में भी और 12th में भी, मेरी गारंटी है, ठीक है। आपको बस क्या है, ईमानदारी से मेहनत करो, क्लासेस देखो, थोड़े बहुत नोट्स बनाओ, थोड़ा सा कंटिन्यूस रखो स्टडी को, ठीक है। एग्जाम वगैरह होंगे सब बहुत अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं कि मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों में 5 कारक पढ़ लेते हैं जल्दी से। मृदा उत्पादकता क्या होती है कि मृदा उत्पादकता का अभिप्राय मृदा एक खेत से प्रति हेक्टेयर उपज देने से या प्रति हेक्टेयर रुपए कितने आ रहे हैं उससे आकलन किया जाता है मृदा उत्पादकता का या प्रोडक्टिविटी का, ठीक है। इसकी बाजार मांग के ऊपर निर्भर करती है। तो इसको कैसे कैसे प्रभावित कर रहे हैं, कौन कौन से कारक हैं वो पढ़ लेते हैं जल्दी से, ठीक है। मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से इसको साधारणतः रुपयों में या प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में व्यक्त करते हैं। उत्पादन कई वृद्धि कारकों या पारस्परिक संबंधों पर निर्भर करता है। जो उत्पादन है किसी खेत से कितना अपने को उत्पादन प्राप्त हो रहा है, उसको मंडी ले जा रहे हैं तो कितने रुपए आ रहे हैं, वो बहुत सारे कारकों पर निर्भर कर रहा है। क्या
एक तो मंडी का भाव, एक प्राकृतिक आपदा आ गई तो वो खत्म हो गया, ठीक है, एक ले जाने लाने में कितना अपने को खर्चा आ रहा है, सारी चीजें क्या क्या है, कैसे प्रभावित हो रही है, सारी पढ़ने वाले अपन, ठीक है। एक मिनट, सॉरी रामदयाल, आवाज कम करनी आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको 5 कारक है वो कैसे कैसे निर्भर कर रहे हैं। कोई भी उपजाऊ भूमि उत्पादक हो ये आवश्यक नहीं है, कोई भी उपजाऊ भूमि है ना वो उत्पादक हो ये आवश्यक नहीं है। यार मेरा खेत है, बहुत उर्वर भूमि है उसकी, पर मैंने उसमें फसल लगाई नहीं तो उत्पादक कैसे होगी। चलो मैंने फसल लगा भी दी, बहुत अच्छी उग रही है, मृदा उर्वरता क्या थी, उसको पोषक पदार्थ देने की क्षमता, उसने बहुत अच्छे पोषक पदार्थ उपलब्ध करवाए मेरी फसल को, बहुत अच्छी होगी, पर हुआ क्या, बीच में ही बरसात ज्यादा हो गई या बाढ़ आ गई, ठीक है, तो मेरी फसल नष्ट हो गई। तो इसमें मृदा उर्वरता की थोड़ी गलती है, मृदा तो उर्वर थी, उत्पादक नहीं हुई, तो इसमें क्या गलती है इसकी, ठीक है। तो ये इसको किसी प्रकार का अपन दोष नहीं दे सकते, प्रभावित नहीं कर सकते कि जो मृदाएं उर्वर है, क्या लाइन क्या कहना चाह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो मृदाएं उर्वर है जरूरी नहीं वो उत्पादक हो। यार उर्वर थी, बहुत अच्छी फसल लगा दी, मंडी गई, ठीक है, मंडी में बिकी नहीं माल, तो उसकी उत्पादकता की रेट तो कम हो गई ना, तो वो चीज है। बट जो मृदाएं उत्पादक है, माल लेके मैं मंडी गया, पूरा अच्छा उत्पादन हो गया, बिक भी गया, तो वो बिका कब और कब मेरे को माल प्राप्त हुआ, जब मृदा उर्वर थी। ये लाइन समझोगे कि जो मृदाएं उर्वर है जरूरी नहीं उत्पादक हो, बट जो उत्पादक है वह श्योरली उर्वर होएगी होएगी। तो अपन पढ़ते हैं मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले 5 कारक। पहला है मृदा उर्वरता, इसको प्रभावित करने वाला में जो पहला कारक है ना वो यही है, सोइल फर्टिलिटी, उर्वरता, कि जो मृदाएं उर्वर है वह उत्पादक होएगी, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है कि मृदा में यदि पौधों की वृद्धि के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में है, उचित अनुपात में है, प्राप्य अवस्था में है, तो मृदा उपजाऊ होगी और इसकी उत्पादकता अधिक होगी, कि मृदा में सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारे अच्छी मात्रा में है तो वो उत्पादक हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहला अगर प्रभावित करेगा उत्पादकता को तो यही करेगा। सेकेंड कारण देखते हैं, मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों, मृदा की भौतिक दशा, यहाँ पे भी था यहाँ पे भी है, मृदा की भौतिक दशा, जो फिजिकल कंडीशन है वो अगर अच्छी है, सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसको अच्छी मात्रा में मिल रहे हैं, तो उत्पादक होने में उसको क्या जोर आ रहा है। यार जब सारी चीज अच्छे से मिल रही है, मृदा उसको नीचे से पोषक तत्व दे रही है, देने की क्षमता क्या कहला रही है, उर्वरता, तो उसको उत्पादन करने में कहाँ जोर आ रहा है, जब सारा कुछ अच्छे से मिल रहा है। तो जब आपको इतना स्टडी मैटर मिल रहा है, इतनी मेहनत में कर रहा हूँ, सारा कुछ गाइडेंस कर रहा हूँ, नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूँ, वीडियोज क्लासेज अवेलेबल करा रहा हूँ, फिर आपको जोर का ही मारा परसेंटेज बढ़ाने में, सिलेक्शन लेने में, ठीक है, वो चीज है। तो आप भी ऐसे ही करोगे। तीसरा मृदा की स्थिति, सोइल लोकेशन, तीसरा क्या है, मृदा स्थिति, सोइल लोकेशन। इसमें क्या है, पढ़ने वाले हैं अपन मृदा की स्थिति। अन्य कारकों के समान होने पर शहर के समीप वाली मृदा अधिक उपजाऊ होगी। कैसे होगी यार, एक तो यह मंडी है और मेरा खेत यहाँ पे है, ठीक है, मैंने जो भी फसल उगाई जल्दी से तोड़ के यहाँ पे लगाया, तो लाने ले जाने का किराया है ना वो बच गया एक तो, ठीक है, एक जो नुकसान हुआ रास्ते में वो बच गया, सारी चीज बच गई, ताजा माल लेके गया, टाइम से गया, अच्छा भाव मिल गया, तो उत्पादकता ऑटोमेटिकली बढ़ गई। और एक यह मंडी यहाँ पे है और मेरा खेत यहाँ पे है, ठीक है, 24 घंटे का रास्ता है, मैं आज शाम को टमाटर पैक करूंगा, कैरेट वगैरह में लेके जाऊंगा, कितना तो मेरे को लोड का खर्चा आ जाएगा, ठीक है, गाड़ी का खर्चा आ जाएगा, ठीक है, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है वैसे, ठीक है, और कुछ है टमाटर खराब हो जाएंगे, वहां जाते जाते जो जिसका खेत पास में था उसके और इनके टमाटरों में फर्क तो होगा ना, पूरी रात सफर करके जा रहे हैं तो पलपले हो जाएंगे, जो भी है, तो उनकी क्या है ना उत्पादकता घट जाएगी। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि मृदा की स्थिति क्या है, जो मृदाएं शहर के समीप है, लाने ले जाने के अच्छे साधन है, मंडी के समीप है, शहरी इलाकों के समीप है, वो अच्छी उत्पादकता दे सकती है। फोर्थ है उत्पादन की मांग, ठीक है, ये कैसे है, ये 2 खेत है मेरे पास, ठीक है, मैंने दोनों खेतों की मृदा उर्वरता प्रयोगशाला में चेक करवा ली, दोनों में फर्टिलिटी जो है मृदा उसकी समान है। मैंने एक में तो बहा दिया गेहूं और एक में बहा दिया मैंने चना, ठीक है, अब गेहूं का भाव तो था वहां पे, मतलब सपोज दे 150 रुपए और चने का था 60 रुपए, तो अधिक उत्पादकता कौन सी मृदा की होगी, 150 वाली की होगी, क्योंकि पैसों में माप रहे हैं, तो अधिक पैसों का अपने कौन सी होगी, गेहूं। 1 हेक्टेयर में गेहूं था, 1 हेक्टेयर में चना था, ठीक है, उत्पादन की मांग वहां पे गेहूं की मांग अधिक थी, गेहूं को खरीदने वाले अधिक थे, तो मेरा गेहूं को अच्छा भाव मिल गया मेरे को, चने को खरीदने वाले कम थे तो चने का भाव कम मिल गया। तो ये है कि उत्पादन की मांग के ऊपर भी निर्भर करती है उत्पादकता, कि आप क्या लगा रहे हो और बाजार क्या मांग कर रहा है। आप बैंगन बेचने जा रहे हो, चाहिए वहां पे टमाटर, अब क्या होएगा, बैंगन तो नहीं बिकेगा, जिनके पास कम टमाटर है वो अच्छे बेच देंगे। तो वो चीज़ है कि बाजार मांग, ग्राहक को क्या चाहिए और कैसा माल चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं 5वां, यातायात के साधन। वो मैंने इसी में बता दिया मृदा लोकेशन में कि यातायात के साधन अच्छे होंगे, पास में होंगे, वो सारी चीज़,
नेक्स्ट कारण अन्य कारकों में आते हैं, जैसे ही मौसम की प्रतिकूल दशाएं, कीट। मेरा बहुत सल मेरा खेत भी मंडी के पास में है, मेरे पास सब कुछ अच्छा है, सारी कुछ चीजें हैं, लाने ले जाने के साधन, पर जो अन्य कारकों में क्या है, बाढ़ आ गई, अधिक बरसात हो गई, सूखा पड़ गया, मच्छर कीट प्रकोप हो गया, रोग का प्रकोप हो गया, वायरस आ गया मेरे पूरे खेत में, ठीक है, तरबूज में सारा नष्ट हो गया। अब मंडी के पास में होके भी क्या मैं उत्पादन ले लिया, उत्पादकता ले लिया, नहीं लिया, तो ये चीज़ें कैसे इंपैक्ट कर रही है, सारी चीज़ मैंने बहुत डीपली पढ़ा दी, शायद ये आपको इतना डीपली मिले, और बहुत मेहनत की इस चैप्टर पे, तो आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। कुछ दिक्कत है इसमें तो मेरे को बताएं। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है, कल जो क्लास होगी वो होगी मृदा क्षरण, सोइल इरोजन के बारे में। उसके बाद में सीड वाली क्लास, बहुत मजा आ जाएगा आपको इसे समझ लेना पढ़ने में। ये 2 क्लास होते हैं, अपना अध्याय फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। उधर से क्रॉप वाली फसलें चालू कर दी है मैंने पढ़ाना, बीएससी फर्स्ट सेकंड ईयर को फर्स्ट सेम के लिए, तो वो मैं आपको लिंक है ना देता रहूंगा मैं। एक बार आप चैनल का पेज विजिट करते रहना यार, ठीक है, तो चैनल का पेज विजिट करोगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको जो सेकंड ईयर का कुछ ऐसा मिले ना मैटर, वहाँ पे आप खुद समझ जाओगे, इतनी तो समझदार हो। बाकी मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास है ना उसमें सारा कुछ बता दूंगा, या नीचे लिंक दे दूंगा कि बाजरा पढ़ा रहे हैं पहले, या गेहूं पढ़ा रहे हैं, धान पढ़ा रहे हैं, और उसका लिंक ये है, आप यहाँ से देख के नोट्स बनाते रहो, ऊपर से ये चल रहा है, नीचे से वो करते रहो। तो ये तो फर्स्ट न्यूज़ थी। सेकंड ये है कि एनिमल हस्बेंड्री जो आपका इकाई 3 है, इकाई 2 को अभी नहीं छेड़ रहे हैं, हॉर्टिकल्चर बाद में करेंगे, एग्रोनॉमी को ऊपर नीचे दोनों से करने लग गए, बहुत जल्द कर लेंगे, ठीक है, फर्स्ट अध्याय अपना पूरा होने वाला है। रही बात इकाई 3 जिसमें 4 लेसन थे आपके, जिसको बोलते हो एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन विज्ञान, तो वो भी सेकंड ईयर में ऐड है, और उसको इतने अच्छे तरीके से सेल्फ नोट्स मेरे पास, सुपरवाइजर, जेट, आईसीआर, बीएचयू, सेट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, सैम हैंगबॉटम यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, उसके नोट्स, ठीक है, उसमें मेरा एडमिशन हो गया था, मतलब हो चुका है, हुआ है, ठीक है, जब मैंने एग्जाम दी थी, तो उसके नोट्स, आईसीआर के नोट्स, बीएचयू के नोट्स, जेट के नोट्स, ठीक है अपने, और जो बुक्स हैं और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सुपरवाइजर के नोट्स और 12th एग्रीकल्चर के नोट्स, ठीक है, आपकी बुक्स के और पुरानी वाली बुक्स के, इतना मैटर को एक जगह करके बहुत अच्छा सीड का चैप्टर जो है ना, सीड और सोइल इरोजन, बहुत मजा आ जाएगा पढ़ने में, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर, फिर किसी का भी एग्जाम फाइट करो, आप तैयार हो आप बिल्कुल, ठीक है, बस मेहनत करते रहो। तो उधर से अपन इकाई 3 चालू कर देंगे, एनिमल हस्बेंड्री, इधर ये अपना कंप्लीट हो रहा है, बहुत जल्दी सिलेबस कवर करते हैं बहुत अच्छे से। बायोलॉजी स्टार्ट करने वाला हूँ, बाई को बोल के केमिस्ट्री स्टार्ट करवा देंगे आपकी, और कोई दिक्कत हो 1-2 दिन में लाइव क्लासेस चालू करने वाले हैं अपन, ठीक है, एक और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता देना, ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9460654892, ठीक है। बाकी क्लास को जितना ज्यादा हो सके ना उतना शेयर करो, चैनल का पेज विजिट करो, पुरानी क्लासेस देखो, और भी बहुत सारा मैटर पढ़ा है आपके लाइक, बहुत अच्छा रिवीजन क्लासेस पढ़ी है, पूरी एग्रोनॉमी की एक ही रिवीजन क्लास। अपन क्या करेंगे, जैसे सिलेबस कंप्लीट होएगा फिर क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे, बोर्ड के पुराने पेपर सोल्व आउट करेंगे, आपको मैं बताऊंगा कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे पेपर देना है, वो सारी चीज मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, वो चीजें करेंगे, क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे, फिर रिवीजन क्लासेस देखेंगे, जैसे पूरी इकाई फर्स्ट के 6 पार्ट हैं, 6 अध्याय हैं, 6 अध्याय की एक ही क्लास लेंगे 1.5 घंटे की, 1.5 घंटे में सारा रिवाइज कर देंगे। दूसरे दिन क्या करेंगे, 6 क्वेश्चंस के जितने 6 अध्याय के जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं सारे निकाल देंगे 1.5 घंटे में, ऐसे करके ऐसे इकाई 2 की, इकाई 3 की, बहुत अच्छी तैयारी, इतनी अच्छी तैयारी आप सोच नहीं सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले पढ़ा नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं रखने वाला, अब 0 लेवल से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अभी तक 3 क्लास हुई है, नहीं देखी है तो देख लो, एक बार चैनल का पेज विजिट करना, क्लास 12th एग्रीकल्चर है, देखो। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, और मेरे को बताना आपको कैसा लगा, ठीक है, धन्यवाद। बाकी ज्यादा से ज्यादा, हाँ एक बात भूल गया मैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, पुरानी क्लासेस भी इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, 1.5 घंटे की मैं क्लास से बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, और मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि पैसे कमाना, चैनल को बढ़ाना, ठीक है, बस ये आप जो किसान भाई हैं, जो भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं, उनके काम आ जाए, ठीक है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, आपके स्कूल के जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, मेरे को पता है कैसी हो रही है, ठीक है, कैसे घास काटा जा रहा है, तो उन सारे ग्रुप्स में जितने भी क्लासमेट्स हैं, रिश्तेदार है, कोई भी है जो 12th एग्रीकल्चर से जेट आईसीआर की तैयारी कर रहा है, सबको बता देना फार्मर्स लव, किसानों का प्यार, ठीक है। तो धन्यवाद।